अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड है। हमने वाइब्रेशन या ऑसिलेशन के हवाले से कल कुछ बेस की थी। आप उस मजीद बेस को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें। हमारा पहला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंड एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर बेटा बात की जाए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट निकला है एक लम्हा, एक दौरानिया, एक छोटा सा टाइम पीरियड। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात ये करता हूँ, सबसे पहले वेव की बात की जाए तो कोई भी बॉडी अगर एक मुकम्मल राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है, इसको एक वेव का नाम दिया जाता है या एक वाइब्रेशन का नाम दिया जाता है। इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। अब बात ये की जाए हमारे पास कि हमारे पास एक बॉडी है, वो एक वेव मुकम्मल कर रही है यहां तक। अगर हमारे पास एक खास लम्हा यहां तक, इतना टाइम तय करने में जो हमारे पास उसने इतना डिस्टेंस तय करने में जो उसने टाइम लगाया, इसको कहा जाता है एक खास इंस्टेंट का मतलब लम्हा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कम से कम फासला। जाहिर सी बात है, कोई बॉडी जब वेव प्रोड्यूस कर रही है तो जाहिर सी बात है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, एक खास मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस तय करती हुई जा रही है। हम ये कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय ऑब्जेक्ट बॉडी इन टाइम या इन गिवन टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन। वस्ती पोजीशन से एक खास डिस्टेंस कितने टाइम में तय किया, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, ये एक मुकम्मल वेव है, लेकिन इस वेव में ये वाला फासला तय करने में, इतना डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा एक ड्रामा है, वो ड्रामा 20 मिनट का है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एपिसोड 20 मिनट की है, और हम कहते हैं कि इस 20 मिनट में ब्रेक कितने मिनट के बाद आई, वो होगी 10 मिनट के बाद। हम कहेंगे कि ये इंस्टेंट ब्रेक जो है वो 10 मिनट के बाद आई है। सेम इसी तरह इस वक्त में उसने कितना फासला तय किया है जहां से शुरू हुई, ये तमाम जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है एम्पलीट्यूड। अगर बात की जाए बेटा एम्पलीट्यूड की, अब देखिए बेटा, कोई भी बॉडी जब वेव प्रोड्यूस करती है तो पहले वेव ज्यादा होगी, फिर कम, और फिर कम 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 होती जाएगी। अब हमारे पास मीन पोजीशन से जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन पोजीशन से जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a body from mean position is called amplitude। दोबारा देखिएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन याद रखनी है कि बॉडी ने एक वेव के दरमियान जो खास थोड़ा सा फासला है वो तय करने में कितना टाइम लगाया, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड से मुराद जो मीन पोजीशन से ज्यादा वेव का जो फासला है वो ये वाला है, ये वाला हो सकता है, कोई भी है, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना एक स्प्रिंग लेते हैं और उसको फिक्स एंड से अटैच कर देते हैं, और लोअर एंड पे यहां पे एक पेंसिल या पेन लगा देते हैं, और पेन लगाने के बाद इसके नीचे एक पेपर शीट रख देते हैं बारीक सी। पेपर शीट रखने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास जो है वो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से पहले जो हमारे पास बैक साइड पे शीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, मतलब एक खास रफ्तार से मूव करे, उसमें कमी या ज्यादती ना आए।
इसको शुरू करने से पहले एक और बात जो मेरे माइंड में आई है बेटा, वो याद रखनी है आपने। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है और पॉइंट ए से चलने के बाद वो कोई फासला तय करने के बाद ए पे ही दोबारा रुक जाती है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासले का नाम है। अब बॉडी चली भी ए से थी, रुकी भी ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। इसी तरह आपने याद रखना है मीन पोजीशन पे, वस्ती पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन चाहे लोअर हो या अपर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। दोबारा देखिएगा बेटा, अगर बॉडी यहां से मूव कर रही है और जब इस पोजीशन पे गई है तो यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। लेकिन अगर बॉडी यहां से घूम के दोबारा उसी पोजीशन पे आके जो मीन थी, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये दो पॉइंट आपने याद रखने। अब बॉडी कैसे वेव प्रोड्यूस करती है, उसके लिए हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया, यहाँ पे पेन से लिए पेन को अटैच कर दिया, इसकी बैक साइड पे एक व्हाइट पेपर लिया हमने किया क्या, जो पेपर है वो जैसे को रोल घूमता है उसके अंदर इसको फिक्स किया और इसको एक घूमना शुरू हो गया, हमारे पास ये पेपर है। अब किया क्या, इस स्प्रिंग के अंदर हमने इसको खींचा और वेव पैदा करना शुरू कर दी। जब आप वेव पैदा करेंगे तो आप देखेंगे जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो पेंसिल का निब इसके पेज के साथ टच होगी, जब ये नीचे जाएगा तो ऐसे वेव, ऊपर जाएगा तो ऐसे, ऊपर जाएगा तो ऐसे, ये ऐसे प्रोड्यूस होगी। अब जहां पे हमारे पास ये स्टॉप था, ये वाला एरिया जहां से स्टॉप था, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जीरो होगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, यहां पे मैक्सिमम जीरो हमारे पास, और इस तरह मूव करती रहेगी। आप बताएंगे इसको, अगर आप ए का नाम देते हैं, ये बी सी डी ई एफ, आप बताइएगा पॉइंट ए सी ई रिप्रेजेंट द मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हमारे पास ए सी एंड ई रिप्रेजेंट mean position of vibrating object where displacement is zero। अगर बात करते हैं हमारे पास B D F एंड F, ये एक्सट्रीम पोजीशन को जाहिर करते हैं। एक्सट्रीम का लफ्जी मतलब होता है इंतहाई, ज्यादा से ज्यादा। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो तीन चीजें इसमें याद रखनी है। एक, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम में जो फासला तय किया एक वेव के अंदर, पूरी वेव तय नहीं की, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तीसरा आपने याद रखना है कि हमारे पास से जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन पे जीरो होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसी टॉपिक को हम बरहुने मिनट रख के आगे करेंगे। वो है रिलेशन फाइंड करो जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंड सर्कुलर मोशन में। मैं आम अल्फाज में आपसे कह दूं बच्चों, वो ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट कर रही है, उसकी भी वैसे ही वेव होगी, वैसे ही मोशन होगी जैसे एक सर्कुलर बॉडी करती है। एक दायरे में घूमने वाली बॉडी भी वैसे ही वेव प्रोड्यूस करेगी, वैसे ही डिस्प्लेस करेगी, वैसे ही वेलोसिटी करेगी जैसे हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस करती हुई बॉडी है। मैं आम अल्फाज में कह दूं, जैसे हमने इस वेव को नोट किया, आप देखते होंगे हम जब अपनी जो है वो दिल की धड़कन को नोट करवाते हैं ना, तो वो वेव कुछ इस तरह से होती है। वो लंबी से एक पेज होता है, वो पेज दिखाते हैं, वो दिल तो हमारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है,
वो करते क्या है, वो उसकी वाइब्रेशन के लिहाज से यूनिफॉर्म ये शीट मूव करती रहती है। जैसे दिल हमारा आगे जाता है ये एक पॉइंट ऊपर शो कर देता है, नीचे आता है नीचे शो कर देता है, वो वेव ऐसे शो होती है हमें। अब हम यहाँ पे बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रही है, वो ऐसे वेव प्रोड्यूस कर रही है, या मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी भी वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी, वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, जैसे एक सर्कुलर बॉडी करती है। दोनों के बिल्कुल सेम होगी, आपने ये प्रूव करना है। आप इसकी मैं आपको बेहतर एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे एक बुक दी जाती है, जैसे मेरे पास ये बुक है, अब देखिएगा बेटा, एक बुक ऐसे रोटेट कर रही है दिस, और एक बुक ऐसे रोटेट कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही इनमें चेंज है। मैं आपको समझाता हूं कैसे बेटा, देखिएगा। मैं ये कहता हूं आपको कि हमारे पास, सपोज कर लें कि हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशन है बॉडी की, ठीक है, और यहां पे मैं एक स्ट्रेट पेज रख लेता हूं, कोई भी चीज रख लेता हूं, ये पॉइंट हमारे पास यहां पे है। अब देखिएगा यहां पे इसका इमेज यहां पे शो हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेंगे ये पॉइंट यहां पे, इसका इमेज यहां शो होगा, जैसे ऊपर जाता जाएगा इसका इमेज यहां शो होगा, जैसे यहां जाएगा ये यहां शो होगा। मीन हमारे पास जब बॉडी आगे मूव करती जाएगी, इसका जो इमेज है वो लोअर पेज पे शो होता जाएगा ऐसे डाउनवर्ड, और ये अपनी मोशन को मुकम्मल कंप्लीट करती जाएगी। और इसकी ये रोशन है, फिर ये, फिर वापस ये फिर वापस ऐसे, ये मुकम्मल एक वेव प्रोड्यूस करेगा, जैसे एक दिल वाइब्रेट करता है। दोबारा देखिएगा, ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, हमने इस पॉइंट पे इंक लगा दी, कोई पॉइंट लगा दिया, या इवन दो मैं ये कह सकता हूं ऊपर से मैंने रोशनी रखी और यहाँ बॉल अटैच है। अब यहाँ पे इमेज है इसकी, जैसे ही आगे मूव करता जाएगा इसकी इमेज आगे मूव करता जाएगा ऐसे डाउन पे, ये ऊपर जाता जाएगा इमेज वापस आता जाएगा ऐसे। अब ये वेव बन रही है ऐसे, देखिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी वेव पैदा करती है, वैसे ही एक वाइब्रेटिंग बॉडी करती है, ये हमने साबित करना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रा करते हैं कि सर्कुलर बॉडी को, नहीं मैं सर्कुलर बॉडी को जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं, और इसका कंपैरिजन मैं करता हूं एक वेव प्रोड्यूस करती हुई बॉडी के साथ ऐसे। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, एक फिक्स एंड लेता हूं और यहां से मैं स्प्रिंग के साथ एक मैश को अटैच कर देता हूं बेटा, और मैश हमारे पास एम है, और बिल्कुल मैं वैसे ही प्रोसेस इसके साथ रिपीट करता हूं जैसे यहां किया था। उसकी जो वेव बनी है उसको मैं यहां शो कर देता हूं। मैं एक पेज लेता हूं और ये मुसलसल एक वाइब्रेट कर रही है, और इसकी वेव को यहां पे मैं शो करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन लगाता हूं बेटा, ये मीन पोजीशन को जाहिर करता है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये वाली लाइन जो है वो मीन लाइन है, वस्ती लाइन है, जहां से रोटेट करना है बॉडी, ये मीन पोजीशन है। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी, यहां से हमारे पास मैं करता हूं बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो इसने जो मैक्सिमम यहां से फासला है, ये बॉडी पी पोजीशन पे है, तो मैं कह सकता हूं इसने जो मैक्सिमम फासला तय किया वो ओ है। जाहिर सी बात है, यहां से बॉडी घूमी, यहां पे ऊपर मूव किया, यहां से आगे मूव करती जाएगी, तो यहां पे बॉडी जो मौजूद थी इसको मैं लाइन लगा देता हूं, और एक ये लाइन लगा देता हूं, और एक डाउन यहां पे मैं कर देता हूं। अब देखें ना, जैसे यहां से बॉडी हमारे पास इस पोजीशन पे थी, यहां से बॉडी ऊपर मूव करती गई, और यहां से उसके बाद मजीद फर्दर आगे जाएगी, मीन ऊपर इमेज इसका शो होता जाएगा। इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूं एन का, और ये वाली पोजीशन एक्सट्रीम है, इसको मैं नाम दे देता हूं बी का, ये ए है, और यहां से जब रोटेट करती जाएगी नीचे की तरफ आएगी तो ये हमारे पास सी हो जाएगी। सेम इसी तरह ये सर्कुलर बॉडी की मोशन में शो कर रहा हूं आपको। उसके बाद अगर आप फर्दर देखते हैं बेटा, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको आप नाम दे ले अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं, इसको नाम दे ले डी का, सी है तो डी है, और लोअर हमारे पास होगा ये ई हो जाएगा हमारे पास। दोबारा हम रिकॉल कर रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, वो वैसे ही वेलोसिटी देगी, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन देगी, जैसे हमारे पास एक वाइब्रेट करती हुई बॉडी है। हमने एक सर्कुलर बॉडी ली और उसके अंदर एक रस्सी को यहाँ से ऑब्जेक्ट से बांधा और उसको घुमाना शुरू कर दिया। जब ये यहाँ से घूमेगा तो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। हमने इसी तरह एक वेव को इसके सामने रखा और यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे इसने मूव करना शुरू कर दिया।
ये वाला पॉइंट हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो x नॉट से जाहिर किया, और ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो x है। हम रिकॉल करते हैं हमारे पास वाइब्रेशन की बात करने। अब देखिएगा बॉडी यहां से चलनी शुरू हुई तो वो टाइम 0 था। अब इसको निगलेक्ट कर दें, हम इस पे वापस आ जाते हैं, यहां से समझा देता हूं। बॉडी यहां से चलना शुरू हुई वो 0 है। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ये टाइम पीरियड है, मतलब एक टाइम कितना टाइम लिया एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वो टाइम पीरियड होगा। जब मैं ये समझा दूंगा तो आप इस तरफ वापस आ जाएंगे। अब इसकी बात की जाए तो ये हाफ टाइम है, तो मैं कह सकता हूं ना ये टी ओवर। दोबारा देखिएगा, ये बॉडी यहां से चलना शुरू हुई है और यहां तक होने के बाद दोबारा यहां स्टॉप कर गई, ये एक वाइब्रेशन है। आगे फिर जाएगी तो ये दूसरी वाइब्रेशन होगी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। अब इसके बाद दोबारा ये रिकॉल होना शुरू हो गया तो ये एक वाइब्रेशन है। अब इसकी अगर बात की जाए यहां से तो एक और आसान काम कर सकते हैं। एक ये हमारे पास ये बनता है पॉइंट, एक ये और एक ये। टोटल टाइम पीरियड टी है, तो कितने हिस्से बनते हैं? 1 2 3 4। अगर हमारे पास टोटल टाइम 4 है तो ये कौन सा हिस्सा बनेगा? T/4। ये हमारे पास अगर A है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? T/4 हो जाएगा। अब इसकी अगर बात करते हैं, आप नेक्स्ट का टाइम पीरियड निकालना है। ये वाला हिस्सा T/4 है, सिर्फ ये वाला हिस्सा T/4 है, ये टोटल T है, तो ये कितना होगा? बड़ा आसान है। अगर ये T/4 है, अगर मैं एग्जांपल देता हूं ये 2 है, तो ये अगर निकालना है तो 2 + 2 होगा कि नहीं होगा? सेम इसी तरह अगर हमने ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? T/4 + T/4, 4 सेम है एज इट इज, T + T, तो क्या आ जाएगा? 2T/4, 2 1s are 2, 2 2s are, तो हमारे पास इसका टाइम क्या होगा? Q। अब इसका मतलब है कि ये T/2 है, मजीद इतना ऐड कर दिया हमने यहां पे। अब देखिए अगर T/2 है हमारे पास, T/2 में कितना ऐड होगा? T/4। देखे ना बेटा, ये T/4 था, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हम इजीली एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो क्या आएगा जी? 4 2T + T। एलसीएम लेना आता है ना बेटा, तो 3T/4। दोबारा देखिएगा, हमारे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 है, 2 से, तो 2 1s are 2T + 4, 4 से कैंसिल, T एज इट इज, 2T + T, 3T/4। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा? 3T/4। ये टाइम पीरियड आपने याद रखना है। मैं ये स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो हमारे पास ये 0 है, 0 पे टाइम पीरियड 0 होगा, कोई मोशन नहीं है। अगर 90 का एंगल है तो 90 के एंगल पे T/4 है, 180 के एंगल पे T/2 है, 270 के एंगल पे 3T/4 है, और हमारे पास वन वाइब्रेशन में टोटल टाइम पीरियड T होता है। अब एंगल को डिस्कस करना तो आप पहले कर चुके हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। बेटा यहां देखिएगा, अगर बॉडी एक मुकम्मल वाइब्रेशन दे रही है, इसको मैं यहां रिकॉल कर रहा हूं बेटा। देखिएगा एंगल को बयान करना है तो हमारे पास ये 0 एंगल है, 0 होगा। अब हमारे पास यहां देखी जाए तो ये होता है 180। 180 किसके बराबर होता है? माइके। और अगर 180 ये और 180 ये कितना हो जाएगा? 2/360 हो जाएगा ना। देखिए ना, 180 एंगल इसका और 180 एंगल इसका। अब इसका अगर हमने हाफ लेना है ये, तो 180 का हाफ अगर लेंगे तो हम कह सकते हैं ये एंगल होगा π/2। अब यहां पे बात कर लीजिए, ये होता है π/2, ये कितना होगा? π/2। π/2 + π/2 लिखेंगे तो पाई आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तो 2 हमारे पास एज इट इज, पाई + पाई 2 पाई, तो 2 2 से कैंसिल, पाई आ जाएगा। मजीद हाफ ऐड करना है आपने, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये पाए, पाए में कितना ऐड करना है? π/2। क्लियर हो रहा है बेटा? तो 2 पाई + π/2, 2 + 1, इसका मतलब 3π/2। अगर एंगल आपने इसमें इलेबोरेट करने हैं तो 2 वेज हैं। एक हम पाई के लिहाज से करेंगे इसको बेटा, हाँ इसको आप 90 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, 0 से लेके 90 तक। लेकिन अगर आप इसको इस तरह ध्यान करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये होगा 90 से लेके 180 तक। अब ये 180 से लेके
270 और 270 से लेके 360 तक। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि टाइम पीरियड कैसे आपने फाइंड करना है और इसकी हमारे पास जो है वो एंगल किस तरह बयान करना है। इसको मैं फर्दर इलेबोरेट करता हूँ और बेसिक फिर रिकॉल कर रहा हूँ बेटा। हमारा बेसिक फिनोमेना ये है कि कोई भी सर्कुलर करती हुई बॉडी जितनी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन देगी वैसे ही वाइब्रेटिंग बॉडी देगी। हम इनको कंपेयर करना है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट मीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे। इसीलिए हमने की थी कि अगर हाफ पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो उसमें इनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगी, और अगर फुल पॉइंट पे है तो क्या वाकई ये सेम होगा कि नहीं होगा। हमने जो फर्दर डिस्कस करना है, देखिए बेटा इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज है, वो हम देख लेते हैं। देखिए बेटा हम जानते हैं हमारे पास ये वाली एक ट्रायंगल इस तरह से होता है बेटा, ये इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इसको बेस कहते हैं, ये होता है हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं बेटा, ये वाई को जाहिर करता है, और ये हमारे पास होता है आर जिसे एक्स प्लस वाई कहते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है, हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है साइन थीटा, साइन और थीटा एंगल को जाहिर करता है। मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसको थीटा वैसे शो किया जाता है, थीटा आप किसी भी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साइन हमारे पास वाई एक्सिस के साथ होता है, मीन ये वाई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, मीन आर। हम कह सकते हैं साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सेम इसी तरह अगर हम कॉस की बात करते हैं बेटा, तो कॉस इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। मैं कह सकता हूं कॉस इक्वल होता है एक्स ओवर आर, और जो टेन होता है हमारे पास बेटा वो होता है साइन ओवर कॉस। अब यहां देखिएगा टेन एज इट इज, साइन हमारे पास है जी वाई ओवर आर, और कॉस हमारे पास है एक्स ओवर आर। आर से कैंसिल हो जाएगा तो वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ी सी। अब इसका जो हमने इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा बेटा, हमने जब सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया, मैं इसकी अगर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ डील करता हूँ, यहाँ देखिएगा बेटा, अब हमारे पास जो ये लाइन होती है हमेशा ये वाई एक्सिस को जाहिर करती है एक्स एक्सिस को। अगर यही मैं ट्रायंगल यहां से उठा के बाहर ले आता हूं, ये वाली ट्रायंगल तो हमारे पास इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। अब यहां देखिएगा ये ए, ये एन है, ये पी है। मैं कह सकता हूं ये ए है, ये एन है, ये पी है, ये एक्स नॉट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहां पे एक्स है। अब यहां देखिएगा अगर हमारी दो वैल्यू दी गई है, एक दी गई है वाई एक्सिस की और एक दी गई हाइपोटेनियस की। सिंपल बात याद रखनी है, हमेशा साइन बात करता है वाई एक्सिस के साथ, जो मर्जी हो जाए, और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर दी जाए वो कॉस होता है। अब देखें वैल्यू दी गई एक्स एक्सिस की, तो हम जो एंगल यहाँ पे यूज करेंगे वो वाई एक्सिस की, सॉरी, तो साइन का एंगल इस्तेमाल करेंगे बेटा। इस ट्रायंगल अगर हम कल फर्दर यूज करते हैं इसको, तो अगर यहाँ पे हमें वैल्यू इसकी दी होती, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो हमारे पास जो एंगल इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर हाइपोटेनियस है, तो फिर हम कौन सा एंगल इस्तेमाल करते हैं, कॉस थीटा। ये चीज आपने याद रखनी है कि हम ट्रायंगल का यूज करेंगे राइट एंगल का, और राइट एंगल के ट्रायंगल को यूज करके इनके एंगल कितने हैं, हमारे पास वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस लिहाज से डिस्कस करेंगे। और एक प्रीवियस चीज आपने याद रखनी है, हमने पढ़ा हुआ है, आप पहले याद कर चुके हैं कि लीनियर हमारे पास जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस तरह इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। उस फॉर्मूले को आपने कल रिकॉल करके आना है बेटा। लीनियर एंगुलर का रिलेशन आपने निकाल के आना है। अगर आप निकाल के आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल आपको करवा दूंगा बेटा।